नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाकर रखें। मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें। लोगों से 2 गज दूरी बनाकर रखें। नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो अपने नजदीकी सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी अंचल के खिरोई नदी में डूबने से एक 16 वर्षीय किशोर की हुई मौत। बासुपट्टी पुलिस ने शराब सहित एक कार व 2 बाइक किया जब्त, हिरासत में अभियुक्त। मधुपुर थाना की पुलिस ने पुनर्वास निवासी महादेव यादव को किया गिरफ्तार। कई दिनों से पुलिस की गिरफ्त से चल रहा था फरार। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के तहत बीडीओ की अध्यक्षता में हुआ कन्वर्जेंस मीटिंग। बीडीओ ने सामुदायिक स्तर पर परिवार नियोजन के लिए जागरूकता का दिया निर्देश। साहरघाट में स्टेट हाईवे 75 पर जल जमाव को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अमरीश रंजन ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षात्मक बैठक। मधुपुर के बीच भगवानपुर गांव में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले एक शराबी को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। जयनगर में माकपा पार्टी ने पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में वृद्धि को लेकर किया विरोध दिवस का आयोजन। डेल्टा प्लस के नए कोरोना वेरिएंट के मद्देनजर बेनीपट्टी के 5 केंद्रों पर अधिकारियों व कर्मियों की हुई कोविड जांच। मधवापुर के पहिपुरा में हुई रीना हत्याकांड के मुख्य आरोपी मृतका के पति को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। अंद्राठारी की पुलिस ने छापेमारी करते हुए कलवाह मुख्य सड़क पर 720 बोतल इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। राजनगर के बल्हा गांव निवासी प्रोफेसर विजय शंकर झा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। गांव के ही एक 16 वर्षीय किशोर ने मोबाइल के लिए कर दी प्रोफेसर की हत्या। खजौली के सुक्की गांव अपने आवास पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने की प्रेस वार्ता। कोरोना से मौत हुए परिजनों को 10 लाख सहायता राशि की केंद्र सरकार से की मांग। राजनगर के लड्डू गांव में निजी जमीन पर जबरन सड़क निर्माण का मामला आया सामने। पीड़ित पहुंचा स्थानीय प्रशासन के समक्ष। हरलाखी प्रखंड के हरिने बाजार पर पुलिस व एसएसबी की हुई संयुक्त कार्रवाई। 25 लाख का कपड़ा जब्त, व्यवसायी फरार। और कागज पर चल रहा है खजौली पश्चिमी कोसी नहर कार्यपालक अभियंता का कार्यालय। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के खिरोई में एक नदी में डूबने से एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक किशोर की पहचान बगबासा गांव के मोहम्मद माजिद के रूप में की गई है, लेकिन उसका शव अभी तक तालाब से बरामद नहीं किया जा सका है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन सबके शिनाख्त में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की मांग की है। बेनीपट्टी अंचल के विशनपुर पंचायत के बगबासा गांव के एक युवक की मौत नदी में डूबने से हो गई है। युवक की पहचान बगबासा गांव के मोहम्मद सत्तार के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद माजिद के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सत्तार का 2 जुड़वा पुत्र साजिद व माजिद नदी में स्नान के लिए गया था, जहां माजिद का पैर गहरे भाग में चला गया, जहां वो डूब गया। उधर साजिद अपने भाई को डूबता देख दौड़कर घर जाकर इसकी सूचना परिजन को दी। परिजन नदी के चारों ओर खोजबीन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुकी, लेकिन युवक का शव अब तक बरामद नहीं हो सका है। मौके पर स्थानीय लोग एसडीआरएफ को बुलाने की मांग कर रहे थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासुपट्टी थाना की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर शराब छापेमारी को लेकर अलग अलग जगह छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कुल 1650 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में
एक कार, एक बाइक और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इस मामले में 2 तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बासोपट्टी की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक कार व 2 बाइक जब्त किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्त को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। भारत नेपाल सीमा से सटे महिनाथपुर गांव में 2 जगहों पर पुलिस ने छापेमारी किया। थाना प्रभारी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने मौके पर से भाग रहे 2 व्यक्ति को पकड़ लिया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने कई जगहों पर फरार चल रहे व्यक्तियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस ने करीब 1650 बोतल शराब सहित एक कार, 2 बाइक, 3 मोबाइल जब्त किया, जिसमें पुलिस ने कार से करीब 900 बोतल शराब बरामद किए हैं। वहीं महिनाथपुर गांव में ही एक आम के बगीचे के निकट से बाइक सहित 750 बोतल शराब जब्त किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के राटी मोहनपुर निवासी बलराम कुमार एवं नगर थाना के गांधी चौक निवासी विजय कुमार नायक के रूप में किया गया है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस विभिन्न जगहों पर छापेमारी के दौरान कार्रवाई की है। इधर पुलिस यह भी पता लगा रही है कि किस जगह तस्कर शराब को ले जा रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि शराब मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस ने पूर्व मामले में फरार चल रहे कटैया निवासी कमलेश यादव को हिरासत में लिया है। इनके विरुद्ध शराब मामले की प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस को कई दिनों से इनकी तलाश थी। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के मटरस पुनर्वास निवासी के घर छापेमारी कर आरोपी महादेव यादव को गिरफ्तार किया। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि आरोपी कई दिनों से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने उसी के घर से गिरफ्तार किया। मधेपुर थाना क्षेत्र के मटरस पुनर्वास निवासी महादेव यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी एएसआई श्रवण कुमार यादव ने पुलिस बलों के सहयोग से सोमवार की रात उनके घर से किया। एएसआई ने बताया कि मटरस पुनर्वास गांव में अप्रैल महीने में हुए मारपीट मामले का आरोपी है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महादेव यादव को न्यायिक हिरासत में मंगलवार को भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की प्रयास किए जा रहे हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा को लेकर कन्वर्जेंस मीटिंग की गई। इस मीटिंग में मुख्यतः बीडीओ ने उपस्थित कर्मियों व अधिकारियों को सामुदायिक स्तर पर लोगों को जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा को लेकर जिले के रेखा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्जेंस मीटिंग की गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र यादव ने किया। बैठक में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा को लेकर बैठक की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में 27 जून 2021 से दंपति संपर्क पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जबकि 11 जुलाई 2021 से जनसंख्या स्थित पखवाड़ा का आयोजन करना है। इसके विषय में आम लोगों को जानकारी देने के लिए इसका प्रचार प्रसार आम लोगों के बीच होना चाहिए। परिवार नियोजन संबंधित सामग्री वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन करना, 100 समय रिपोर्टिंग करना, पखवाड़ा समाप्ति के पश्चात 3 अगस्त तक समेकित प्रतिवेदन योजना, जीविका दीदी, आशा, आंगनबाड़ी के द्वारा सामुदायिक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों की जिम्मेदारी जीविका कार्यकर्ताओं की होगी। आशा द्वारा परिवार नियोजन के संसाधन के वितरण की सूची उपलब्ध करवाना होगा। इस दौरान उन्होंने जीविका के समन्वयक, आशा फैसिलिटेटर, महादलित मिशन, केयर इंडिया व आईसीडीएस के अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जाने वाली परिवार नियोजन शिविर, बंध्याकरण व नसबंदी कराने वाली महिलाओं व पुरुषों की लाइन लिस्टिंग सहित अंतराव व छाया के निःशुल्क वितरण पर सामुदायिक बैठक कर चर्चा करे तथा आशाओं व आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से परिवार नियोजन के लिए सूचीबद्ध किए गए पुरुषों व महिलाओं को परिवार नियोजन का पूरा लाभ दिया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता लाने का काम आशा व एएनएम कर रहे हैं। इसका अधिक से अधिक लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा सकते हैं। परिवार नियोजन पर महिलाओं व पुरुषों को प्रोत्साहित करना जरूरी है।
रेखा प्रखंड के जनप्रतिनिधि चंद्र किशोर मंडल ने कहा कि जब प्रखंड का हर पंचायत स्वस्थ होगा तभी यह प्रखंड प्रगति कर सकेगा। इसके लिए हर बच्चे के समावेशी विकास पर ध्यान रखना जरूरी है। मौके पर इस दौरान मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अफरीना, केयर इंडिया के जिला परिवार नियोजन समन्वयक सुरभि कुमारी, बीएचएम प्रभात रंजन मिश्रा, केयर बीएम अमित कुमार विपुल, एलएस अर्चना कुमारी, सुषमा शाही तथा जनप्रतिनिधि चंद्र किशोर मंडल मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 75 पर जल जमाव की नारकीय स्थिति को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अमरीश रंजन ने स्थानीय लोगों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्षों से जल जमाव को लेकर अब तक कई अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवेदन देकर इस समस्या से निजात दिलाने के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस ओर कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इससे निजात दिलाने के लिए हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अमरीश रंजन पांडे ने साहरघाट में कहा कि हरलाखी एमएलए के गृह क्षेत्र में स्टेट हाईवे 75 पर साहरघाट में जल जमाव से उत्पन्न नारकीय स्थिति शर्मनाक है। सरकार को उस पर नाव चलाना चाहिए या फिर हाईवे किनारे नाला की व्यवस्था करे। साहरघाट में स्टेट हाईवे 75 को लंबे समय डूबने की स्थिति पर स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी को साथ मिलकर पहल करने की जरूरत है, क्योंकि सामाजिक कार्य के लिए दल से अधिक बिल की जरूरत प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समस्या को हटवाने के लिए नीचे से ऊपर तक कई स्तर के अधिकारियों और राजनेताओं को लिखा गया, बावजूद इसके अभी तक पहल शुरू नहीं की गई। बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या पूरे हरलाखी में, मतलब आप जहां भी जाएंगे, चाहे वो साहरघाट हो या उमगांव हो या किसी भी चौक चौराहे पे, हर जगह जल जमाव है। और स्थिति ऐसी है कि ये जल जमाव लगभग 12 महीना। साहरघाट की स्थिति आप देख रहे हैं कि बरसात 1 घंटे के लिए हो, पूरा सड़क पानी से भर जाता है। और आप सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि यहां से एमएलए के घर की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। न एमएलए इस चीज को संज्ञान में ले रहा है, न यहाँ का लोकल प्रशासन ले रहा है। तो इस परिस्थिति से अगर निजात पानी है तो हम तमाम लोगों को एकत्रित होके इसके लिए लड़ाई लड़नी है, चाहे वो साहरघाट की समस्या हो या उमगांव की समस्या हो या किसी और गांव की समस्या हो। जल जमाव हरलाखी और से लेके पूरे बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को लेकर पिछले कई सालों से हम लोग रोज आवाज उठा रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, लोकल प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा चुका है अभी तक। और इस मुद्दे को लेकर जो साहरघाट चौक के जल जमाव की बात है, उस पर तो हम कार्य कर ही रहे हैं। बाकी जगहों पर जो स्थिति है उसके लिए भी हम लोग इस मामले को आगे उठाएंगे। आगे इससे अगर बात नहीं बनी तो इस मुद्दे को जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। और लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस मुद्दे को, इस स्थिति से, नरकीय स्थिति से लोगों को निजात मिले। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। गौरतलब है कि भीट भगवानपुर गांव में एक शराबी शराब पीकर उत्पात मचा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव में गांव के ही एक पियक्कर को स्थानीय कुछ लोगों की मदद से सोमवार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए पियक्कर भीट भगवानपुर गांव निवासी संजीव मोहन ठाकुर बताया गया है। इस बाबत भीट भगवानपुर गांव के अजय कुमार बालाजी ने मधेपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें आरोपी के द्वारा बार बार शराब पीकर गाली गलौज व मारपीट करने की बात कही गई है। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पकड़ाए गए शराबी की मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है।
कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। जयनगर में वामपंथी दलों के आह्वान पर माकपा पार्टी के द्वारा पेट्रोल, डीजल व गैस में बढ़ती वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वामपंथी दलों के आह्वान पर बढ़ते महंगाई के खिलाफ पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में वृद्धि को लेकर बुधवार को विरोध दिवस के रूप में मनाते हुए राज्य के सभी जिला व अनुमंडल मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेगी। विरोध दिवस की तैयारी को लेकर मंगलवार को जयनगर स्थित माकपा पार्टी में नेता रामजी यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लेकर जयनगर में सीपीआईएम, सीपीआई व सीपीआईएमएल के द्वारा बुधवार को 12 बजे स्टेशन चौक से प्रदर्शन अनुमंडल मुख्यालय के लिए प्रस्थान करेगी। बैठक में माकपा के राज्य कमेटी सदस्य शशिभूषण प्रसाद, शिव कुमार यादव, युवा नेता कुमार राणा प्रताप सिंह, सुकेंद्र प्रसाद यादव, रविंद्र बिहार उर्फ मोहन यादव, कन्हैया कुमार चौधरी, अतीश यादव, प्रमोद कुमार, भाकपा नेता कॉमरेड राम नारायण बनड़ैत, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह समेत अन्य मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के सिविल सर्जन के आदेश पर कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के मद्देनजर बेनीपट्टी प्रखंड में 5 विभिन्न जगहों पर कोविड जांच की गई। इस दौरान बेनीपट्टी के आधार सेंटर, राजकीय मध्य विद्यालय, बसैठ, अरेर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर व पीएचसी में अधिकारियों व कर्मियों की कोविड जांच की गई। बेनीपट्टी के 5 केंद्र पर मंगलवार को कर्मियों की कोविड जांच की गई। बेनीपट्टी के आधार सेंटर, राजकीय मध्य विद्यालय, बसैठ, अरेर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर व पीएचसी में जांच की गई। मिली जानकारी के अनुसार डेल्टा प्लस के नए वेरिएंट के मद्देनजर सिविल सर्जन के आदेश पर जांच की गई, जिसमें सभी चिकित्सक, नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मियों, आशा व कुरियर सहित आम लोगों की भी जांच की गई। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते दिनों मधवापुर प्रखंड के पहिपुरा में एक महिला रीना देवी की हत्याकांड को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी उसके पति पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने पहले ही महिला के सास को गिरफ्तार किया था और परिवार के अन्य सदस्य फरार थे, जहां 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बसबरिया गांव से मुख्य आरोपी मृतका के पति पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मां और बेटे को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पहिपुरा रीना हत्याकांड के मुख्य आरोपी मृतका के पति पप्पू यादव को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बसबरिया से गिरफ्तार कर लिया। इस कांड में पकड़ा गया यह दूसरा आरोपी है। इससे एक दिन पहले पुलिस ने मृतका की सास राधा देवी को गिरफ्तार किया था। मां बेटे को एक साथ न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने दी। कार्रवाई के मौके पर थानाध्यक्ष के साथ एएसआई प्रकाश यादव थे। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंद्रठारी थाना के पुलिस प्रखंड क्षेत्र में लगातार शराब तस्करों व शराबियों पर नकेल कसते नजर आ रही है। इसी बीच एक बार फिर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पलार से कलुहा जाने वाली मुख्य सड़क पर एक ट्रक से पुलिस ने 720 बोतल विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू ब्रांड का शराब जब्त किया। इस मामले में ट्रक के चालक व खलासी की गिरफ्तारी की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंद्रठारी पुलिस प्रखंड क्षेत्र में लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सोमवार की रात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर पलार से कलुहा जाने वाली मुख्य सड़क पर एक ट्रक से 720 बोतल इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार जब्त शराब पलार गांव निवासी मनोज यादव का है। थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने बताया कि मौके से ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने बताया कि शराब से लदी हुई ट्रक कोलकाता से आई है, जिसमें 720 बोतल कुल 272 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चालक व खलासी से पूछताछ के दौरान उन दोनों ने अपनी पहचान वर्धमान जिला के निवासी के रूप में बताई है।
अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बीते दिनों राजनगर थाना क्षेत्र के बलहा गांव निवासी प्रोफेसर विजय शंकर झा के हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की माने तो गांव के ही एक 16 वर्षीय किशोर ने मात्र एक मोबाइल के कारण प्रोफेसर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया है कि वह किशोर उनके घर मोबाइल चोरी करने के नियत से घुसा था, जहां प्रोफेसर ने उसे देख लिया और रोकने के दौरान प्रोफेसर के घर में रखे कुदाल से ही उस किशोर ने प्रोफेसर पर वार कर दिया, जिनसे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि उस किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनगर थाना क्षेत्र के बलहा गांव निवासी प्रोफेसर विजय शंकर झा हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की माने तो गांव के ही एक किशोर ने मोबाइल के लिए प्रोफेसर की हत्या कर दी। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से चोरी की गई मोबाइल भी बरामद की गई है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए एएसपी कामिनी बाला ने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान एवं टेक्निकल सेल की टीम की सक्रियता से मामले का उद्भेदन हुआ है। बीते 6 जून 2021 की रात गांव के ही एक 16 वर्षीय किशोर मोबाइल चोरी करने की नियत से प्रोफेसर के घर में घुसा था। इसी क्रम में प्रोफेसर की उस पर नजर पड़ गई। प्रोफेसर जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने कुदाल से उस पर हमला कर दिया। कुदाल उसी कमरे में रखा था। बाद में किशोर ने प्रोफेसर के घर से चुराई गई स्मार्टफोन का यूज करना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को जब यह पता लगा तो किशोर दिल्ली भाग गया। इस बीच जैसे ही किशोर के गांव आने की भनक लगी, पुलिस ने उसे दबोच लिया। एएसपी ने बताया कि छापेमारी टीम में शामिल पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए एसपी को अनुशंसा भेजी जाएगी। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes.
Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी अंचल के खिरोई नदी में डूबने से एक 16 वर्षीय किशोर की हुई मौत। बासुपट्टी पुलिस ने शराब सहित एक कार व 2 बाइक किया जब्त, हिरासत में अभियुक्त। मधुपुर थाना की पुलिस ने पुनर्वास निवासी महादेव यादव को किया गिरफ्तार, कई दिनों से पुलिस की गिरफ्त से चल रहा था फरार। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के तहत बीडीओ की अध्यक्षता में हुआ कन्वर्जेंस मीटिंग। बीडीओ ने सामुदायिक स्तर पर परिवार नियोजन के लिए जागरूकता का दिया निर्देश। साहरघाट में स्टेट हाईवे 75 पर जल जमाव को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अमरीश रंजन ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षात्मक बैठक। मधुपुर के बीच भगवानपुर गांव में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले एक शराबी को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। जयनगर में माकपा पार्टी ने पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में वृद्धि को लेकर किया विरोध दिवस का आयोजन। डेल्टा प्लस के नए कोरोना वेरिएंट के मद्देनजर बेनीपट्टी के 5 केंद्रों पर अधिकारियों व कर्मियों की हुई कोविड जांच। मधवापुर के पहिपुरा में हुई रीना हत्याकांड के मुख्य आरोपी मृतका के पति को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। अंद्राठारी की पुलिस ने छापेमारी करते हुए कलवाह मुख्य सड़क पर 720 बोतल इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। राजनगर के बल्हा गांव निवासी प्रोफेसर विजय शंकर झा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। गांव के ही एक 16 वर्षीय किशोर ने मोबाइल के लिए कर दी प्रोफेसर की हत्या। खजौली के सुक्की गांव अपने आवास पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने की प्रेस वार्ता। कोरोना से मौत हुए परिजनों को 10 लाख सहायता राशि की केंद्र सरकार से की मांग। राजनगर के लड्डू गांव में निजी जमीन पर जबरन सड़क निर्माण का मामला आया सामने, पीड़ित पहुंचा स्थानीय प्रशासन के समक्ष। हरलाखी प्रखंड के हरिने बाजार पर पुलिस व एसएसबी की हुई संयुक्त कार्रवाई, 25 लाख का कपड़ा जब्त, व्यवसायी फरार। और कागज पर चल रहा है खजौली पश्चिमी कोसी नहर कार्यपालक अभियंता का कार्यालय। खजौली प्रखंड के सुक्की में अपने आवास पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर देश की जो भी स्थिति बिगड़ी है उस सबकी जिम्मेदार केंद्र सरकार खुद है। उन्होंने केंद्र सरकार से कोरोना के मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर देने की मांग भी की है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने मंगलवार को खजौली प्रखंड के सुक्की गांव स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के संक्रमितों की सफल इलाज में सारे विफलता का जिम्मेवार केंद्र व राज्य सरकार को ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही से कोरोना संक्रमण के चपेट में आकर देश के लाखों परिवार बिखर गए। प्रथम लहर से दूसरी लहर काफी घातक थी, जिसमें सरकार द्वारा जारी मौत का आंकड़ा से कहीं अधिक लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ा के अनुसार 1 करोड़ लोग संक्रमित हुए व 4 लाख लोगों की मौत हुई है, जो आंकड़ा सही नहीं है। सरकार को चाहिए कि कोरोना से हुई मौत की स्पष्ट आंकड़ा जुटाने के लिए प्रखंड व पंचायत स्तर पर टीम गठित करे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि 21 जून को 80 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाकर विश्व रिकॉर्ड का झूठा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से संक्रमण व मौत की जिम्मेदार भी केंद्र सरकार खुद है। सर्वे कराकर पीड़ित सभी परिवारों को सरकार 10-10 लाख रुपए सहायता राशि उपलब्ध कराए।
मौके पर कांग्रेस के नेता दीपक कुमार सिंह, मोहम्मद तनवीर जक्की, सुशील झा, विशेश्वर झा सहित कई लोग शामिल थे। और 80 लाख में इन्होंने कहा कि हम विश्व में रिकॉर्ड कर लिया। 12 फरवरी 2012 को 17 करोड़ पोलियो के टीके लगे थे इस देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार में। विश्व रिकॉर्ड उसका नहीं, 80 लाख का विश्व रिकॉर्ड है। ये विश्व रिकॉर्ड बना कैसे, ये समझ लीजिए। 3 दिन 4 दिन पहले से जो भाजपा के राज्य थे उनको अंदर अंदर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप कम कीजिए डोज देना, और एक दिन सब डोज जमा करके 21 तारीख को एक बार बढ़ा के दीजिए कि हंगामा होगा कि मोदी जी ने के करने से इतना लोग 21 तारीख को दिया है। एक राज्य का हम सिर्फ बता देते हैं आपको कि कैसे इन लोगों ने इस मामले में भी राजनीति की और जाली काम किया। मध्य प्रदेश में 20 जून को, 21 जून को मोदी जी ने डेट दिया था। मध्य प्रदेश में 20 जून को पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में 692 लोगों को टीके लगे। 21 तारीख को जिसे मोदी जी ने डेट दिया था, जमा करके रखा 16,93,000 लोग, और 22 तारीख जो दूसरा दिन है उस दिन 4800 लोगों को टीका लगा। एक ही मध्य प्रदेश में ये 3 दिन लगता है। सिर्फ लोगों को गुमराह करने से ये बात सामने आ जाती है। इसलिए राज्य सरकार को मतलब चालाकी करके नहीं, देश के लोगों का मर्म देखते हुए, देश के लोगों की तबाही देखते हुए सुधार करना चाहिए। और जो प्रभावित हुए हैं सचमुच, और इलाज इसका इतना महंगा है, अभी भी टैक्स लिया जा रहा है कोविड के इंस्ट्रूमेंट्स पे, जो कंसंट्रेटर आता है, सांस ऑक्सीजन जिससे निकलता है उसके लिए, और दूसरी के लिए लिया जा रहा है। इतना महंगा इसका इलाज है, तो सरकार को इस मामले में भी व्यवस्था करनी चाहिए। और स्वास्थ्य पर जो खर्च करते हैं, बहुत दिन से मांग होती है, मैंने किसी सरकार की बात नहीं है, स्वास्थ्य के इसमें जो खर्च होता है उसको बजट से उससे ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और हमको लगता है कि इस करने से हम लोग गए हुए जो लोग हैं उनको वापस तो नहीं ला सकते हैं, जो कष्ट और पीड़ा लोगों ने सहा है उसको तो नहीं कर सकते हैं, मगर इस तरह की तैयारी करके कुछ लोगों को उससे बचा सकते हैं। और जो प्रभावित हुए उनको सहायता दे सकते हैं। हम जितने भी लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके रूह के सुकून के लिए भगवान खुदा गॉड वाहे गुरु से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य, पूरी दुनिया की ये बीमारी है, इससे कम नुकसान लोगों को हो और लोग जल्दी से सुरक्षित हो। स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं 2-2.5 महीने के बाद बिहार आया, और इस बीच में बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो कोरोना की स्थिति बनी दूसरी लहर की, वो सचमुच बहुत ही भयानक थी और भयावह थी। देश में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, और हम सब लोगों का मानना है, और निष्पक्ष जो लोग हैं उनका भी आकलन है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उनसे बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। लोग बीमार पड़े हैं, और उस बीमारी में शायद ही कोई परिवार, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके नजदीक के या दूर के संबंधी या फिर उनके परिवार के इष्ट मित्र में कोई न कोई दुर्घटना नहीं हुई हो। ऐसा परिवार आपको देश में कब मिलेगा? तो स्वाभाविक रूप से उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी चिंता है कि बहुत से लोगों की ऐसी मृत्यु हो गई है जिसकी रिपोर्ट नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ा देश भर में लगभग 4 लाख का है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने का है और 4 लाख लोगों की मृत्यु का है। लेकिन सर्वे अगर किया जाए ईमानदारी से, बहुत से लोग अस्पताल नहीं पहुंच सके, बहुत से लोग घर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से खत्म हो गए, बहुत से लोगों का अस्पताल में एडमिशन नहीं हो सका,
बहुत से लोग अस्पताल में एडमिशन होने के बाद कोविड से कुछ लोग ठीक हुए, उसके बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब उनको रिकॉर्ड, उनका जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो कोविड का नहीं दे रहा। तो कोविड से बड़ी तादाद में लोग मरे हैं, हर गांव में मरे हैं। मैं एक गांव की बात बता रहा हूं, मेरे एक जान पहचान के इसी मधुबनी जिला में एक राजनीतिक दल के एक नेता, उनकी पत्नी का निधन हुआ। मैंने फोन किया एक दूसरे अपने कार्यकर्ता को कि मैं आना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप मत आइए, इसलिए नहीं आइए कि इस गांव में 32 से 35 लोग मरे, आप किनके किनके यहां जाइएगा। चूंकि व्यक्तिगत रूप से जाने पे लोगों को अच्छा लगता है, और बोले कि हर बड़े गांव में लगभग यही स्थिति है, इसलिए थोड़ा अस्थिर होने दीजिए, उसके बाद आना जाना कीजिएगा। आप सोचिए कि अगर एक बड़ा गांव है वो ठीक है, बड़ा गांव है, 8,000 10,000 की आबादी है, उसमें 32-35 लोग मरे हैं, और बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले में थोड़ी लहर वैसी तेज नहीं थी, तब बिहार में ऐसी हालत है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग बिल्कुल मांग करते हैं बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि एक सर्वेक्षण हो, पंचायत के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रखंड और पंचायत के माध्यम से एक सर्वेक्षण हो कि कितने लोग, हम लोगों को जो जानकारी है यहाँ, बहुत से लोगों को ये छुपाया गया कि हमको कोविड है। चूंकि एक सोशल स्टिग्मा हो गया था, एक समाज में लोग डरने लगे थे, तो कोई किसी ने कहा टाइफाइड हो गया, किसी ने कुछ कहा, और उसमें भी लोगों की मृत्यु हुई है। तो उनको भी मदद मिलनी चाहिए, और लोगों का जीवन यापन, तो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों खत्म हो गए, ऐसे बच्चे हैं जिनका जो अर्निंग मेंबर था, जो कमाऊ मेंबर था घर का, वही समाप्त हो गया है। तो स्वाभाविक रूप से एक सर्वे करा के बिहार सरकार को भी और भारत सरकार को भी हर गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर सर्वे करा के, शहरों की तो कुछ रिपोर्टिंग हुई भी है, देहातों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाई है ठीक से, इसलिए एक सर्वे करा करके, और जो मुआवजा देने की बात है, जो लोगों का रिकॉर्ड है, जिनका नहीं है, उनको भी नए सिरे से सर्वे करवा के, कांग्रेस पार्टी ने भी मांग की है, हम सब मांग करते हैं कि 10 लाख रुपया एक परिवार को दिया जाए, जिनके परिवार के अर्निंग मेंबर या जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है, वो ये हुए हैं। और कोशिश की जाए, तीसरी लहर की बात भी हो रही है। और अभी तक दुख की बात यह है कि इस देश की इतनी बड़ी आबादी है, अभी तक 6% से ज्यादा लोगों को अभी तक दोनों डोज नहीं मिल सका है। तो जितनी तेजी से वैक्सीन बन सके और जितनी तेजी से या तो बाहर से आ सके, हमारे वैक्सीन की परंपरा इस देश की बहुत पुरानी है। वैक्सीन 1948 में टीबी का वैक्सीन बना इस देश में, उसके बाद डिप्थीरिया का वैक्सीन, मीजल्स का, चेचक स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं उसका, पोलियो का, टेटनस का, तो एक पुरानी परंपरा है इस देश की। और ये दोनों संस्थाएं भी आप लोगों के दिमाग में हो कि जिसने कोविशील्ड बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1966 में हुई, और जिसने कोवैक्सीन बनाया है भारत बायोटेक, उसकी स्थापना 1996 में हुई। तो वैक्सीन की परंपरा हमारे यहाँ नई नहीं है, वैक्सीन की परंपरा हमारे यहाँ पुरानी है। और ये दोनों संस्थाएं भी जो हैं, एक 66 की स्थापित की हुई है कोविशील्ड वाली, और एक 96 की स्थापित की हुई है। इसलिए वैक्सीन पर विश्वास करना चाहिए, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके काम पर विश्वास करना चाहिए। और दुनिया भर में, और हमको इस बात का गर्व होना चाहिए, वो ठीक है एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वाला वो ऑक्सफोर्ड का फार्मूला है और सब, लेकिन असेंबल हुआ है हमारे यहाँ 177 देशों ने कोविशील्ड लिया है, 177 देशों में कोविशील्ड लिया है। कोवैक्सीन 6 देशों में लिया है। ब्राजील में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है, वो अलग मामला है। लेकिन लोगों को चाहिए कि जिस
वैक्सीन पर भी उनके मन में जो बात बैठी है, जो डॉक्टर के हैं, जो उनकी राय मशवरा हो, जो भी वैक्सीन उनको लेना हो, वैक्सीन और बाहर की भी वैक्सीन आ रही हैं, तो जो भी वैक्सीन उनको लेना हो, लेकिन वैक्सीन जरूर लें। और सरकार को चाहिए कि जो परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनका रोजगार चला गया है दो लॉकडाउन में, और एक बात को आपको बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि पिछली लहर में भी, इसको पहली लहर में कहते हैं लोग, हम लोग दावा करते हैं, सरकार दावा करती है कि बहुत सफलता से हमने ये किया है। पिछली लहर में भी हमारे सभी पड़ोसी देशों से हमारी स्थिति खराब है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, पिछली लहर में जो पहली लहर थी, हर 10 लाख की आबादी पर भारत में 111 लोगों की मृत्यु हुई, हर 10 लाख की आबादी पर। नेपाल में 66 लोगों की मृत्यु हुई, अफगानिस्तान में 61 लोगों की मृत्यु हुई, पाकिस्तान में 53 लोगों की मृत्यु हुई, बांग्लादेश में 49 लोगों की मृत्यु हुई, लंका में 15 लोगों की मृत्यु हुई और चीन में 3 लोगों की मृत्यु हुई। चीन को छोड़ दीजिए तो बाकी ये जो देश हैं अगल बगल के, इन सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहां है और इन सभी देशों के इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सैकड़ों लोग सालों भर हमारे यहां इलाज कराने आते हैं। हमारे यहां स्थिति सबसे अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से पहली लहर में भी हमारा मुकाबला तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश के से के वातावरण एक है, खान पीन एक है, माहौल एक तरह का है और उसमें सबसे खराब स्थिति हमारी पहली लहर में भी भारत की थी। दूसरी लहर में तो शायद लगता है कि दुनिया में कहीं किसी की इतनी खराब स्थिति नहीं थी। इसलिए अभी भी समय है तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए कि आ जाए। दुनिया के बहुत से साइंटिस्ट की ये राय है, भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, गॉड करे, वाहे गुरु करे कि ना आवे ये तीसरी लहर, लेकिन कहीं आ गई तो इसकी तैयारी होनी चाहिए। सरकार को इस तरह नहीं सोना चाहिए, राज्य सरकार या भारत सरकार को, जिस तरह पहली से दूसरी लहर के बीच में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भाषण किया कि हमने ये विजय पाया और बगैर वैक्सीन के जंग जीत लिया, और 2 दिन के बाद है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र से आए दिन जमीनी विवाद का मामला सामने आता रहा है। हालांकि इसी बीच एक बार फिर राजनगर प्रखंड क्षेत्र के लड्डू गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में सियासी राजनीति चल रही है। एक ओर जहां पीड़ित का कहना है कि उसके निजी जमीन पर जबरन घर बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वह जमीन सरकारी जमीन बताई जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। वर्तमान में जमीनी विवाद परवान चढ़ता जा रहा है। जमीनी विवाद से जुड़ी हर समस्या को सरकार शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ सफेद पोश पदाधिकारी और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मामला को उलझा कर रखा जाता है, जिससे पीड़ित वर्ग प्रताड़ित होकर या तो पुनः अपने जीवन को घूंट-घूंट कर जीने के लिए मजबूर हो जाता है, या नहीं तो परेशान होकर गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ही एक मामला मधुबनी जिला के राजनगर थाना के लड्डू गांव का प्रकाश में आया है, जहां पुश्तैनी जमीन को दूसरे विपक्षी और कुछ सफेद पोश पदाधिकारी के द्वारा उसके निजी जमीन पर सरकारी सड़क बनाने की बात अभिषेक कुमार मिश्रा बताते हैं। वहीं अभिषेक कुमार मिश्रा विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा है और पटना में रहकर कंपटीशन की तैयारी करता है। गांव के ही कुछ लोग उसे इस जमीनी विवाद में फंसाकर उसका करियर बर्बाद करने पर तुले हैं। वहीं एक महिला ने बताया कि वह सड़क बनने से उसके घर से निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा। अंचलाधिकारी पर इसको लेकर फोन से वार्तालाप हुई। जिस भूमि पर निर्माण का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, वह भूमि नया खाता खेसरा के अनुसार 11 डिसमिल को छोड़कर 6 डिसमिल जमीन मनरेगा के तहत पीसीसी निर्माण होना है, जो 6 डिसमिल जमीन बिहार सरकार का है। इस पक्ष में पीड़ित अभिषेक मिश्रा ने बताया कि उनका 11 डिसमिल जमीन को बगैर नापी के ही मुखिया मुकेश पासवान के द्वारा मिट्टीकरण सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर अभिषेक मिश्रा ने अनुमंडल दंडाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मधुबनी को आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है।
पीड़िता पक्ष ने बताया कि पुराना जो रास्ता था वह रास्ता उसके विपक्षी का था, जिससे आना जाना बंद है और उन्हें नया रास्ता देने के लिए उन्होंने गुहार लगाई है। सर मेरा यहाँ से ये जो पिलर आप देख रहे हैं, थोड़ा इस पिलर को भी लीजिएगा सर। ये पिलर देख रहे हैं, यहाँ जो पिलर गाड़ा गया है वो मेरा सर केवाला वाला जमीन है, जिसका पेपर मेरे पास है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर अभिषेक कुमार मिश्रा हुआ। और यहाँ सर ऐसा मतलब तनावपूर्ण, एक मिनट सर, हम आपको ये बता दे रहे हैं कि जैसा इन्होंने कहा जब आप विपक्षी से बाइट लेने के लिए गए कि इसमें हम ओपोनेंट्स हैं ही नहीं, इसमें ओपोनेंट्स मुखिया जी हैं। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि इसमें ओपोनेंट्स मुखिया जी हैं, सीओ साहब हैं, चाहे जो भी एसडीओ साहब वो हैं। तो अगर वो नहीं है तो आखिर वहाँ जो अभी मिट्टी गिराया गया है उस पर फोर्सफुली कैसे आपको ये जो है सो दावा कर रहे हैं, जिसका वीडियो मेरे पास है। वो बोल रहे हैं कि नहीं हम बोल रहे हैं तुम यहाँ मिट्टी गिराओ। कैसे हो रहा है आखिर? अगर ये हमारे विपक्षी नहीं है, ये अगर मुखिया जी के तहत आता है तो फिर इसमें ये कैसे दखल अंदाज कर रहे हैं? हम लोग को घर से निकलने के लिए मैंने कोई इसे रास्ता बंद कर दिया गया है। हम लोग यहाँ कैद होकर के रहेंगे, जीने के लिए सहारा यहाँ छोड़ दिए हैं। ये 6-7 परिवार जो है ना, हम एक परिवार को कैद बना दिया है। कौन है 6-7 परिवार? कौन है ये? जैसे रामदेव है, जय नारायण है, उग्रू है, ये 6 लाल मिश्र है, बोध मिश्र है। कौन लगेंगे आपके? कौन होंगे ये लोग? जैसा सब ससुर है। आपके ससुर जी हैं? हाँ, हमारे ससुर महाराज का ये लोग भाई। अच्छा, ये कहाँ का समस्या, किस गांव का समस्या है? ये लडगांव का समस्या है। कहाँ, किस प्रखंड का है ये? भरसिमरपुरी वार्ड संख्या 10 का है। हमें कहने का मतलब ये हुआ सर, चंद्रकांत कमलाकांत दोनों भाई के नाम से 50 आधा जमीन बोले हैं आप, 5 भैया से रिक्वेस्ट किया, कुल मिला करके 5 कट्ठा जमीन है, 2.5 कट्ठा चंद्रकांत, 2.5 कट्ठा कमलाकांत, 11 डिसमल इनको छांट के दे देते हैं। तो मतलब तो हमारे जमीन में बनेगा सर, फिर हमारा जमीन में जाएगा, हम फिर जो कि आधा हिस्सा का मालिक। आपका क्या नाम हो गया? हमारा नाम बोध नारायण मिश्र हो गया। आपका भी जमीन जा रहा है उसमें? यही जो है पटीदार है ना, यही जमीन है वो? जी सर। खाता खेसरा नंबर कितना हुआ उस जमीन का? खाता खेसरा नंबर 686 है, 86 है, 87, 88, 4 नंबर है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बोध नारायण मिश्र हुआ। तो उसके लिए आपने सीओ या किसी को जो है प्रमाण पत्र दिए, आवेदन दिए? नहीं, हम लोग अभी कुछ नहीं दिए हैं, पेपर सब कुछ है हमारे पास। अभी आज ही मुखिया जी बोले थे बुला रहे हैं, हम लोग तैयारी हुए तो फिर रोक दिए, जो नहीं अभी रुक जाइए। ये रास्ता कितना दिन से था ये अभी जो देख रहे हैं? वो रास्ता तो कभी था ही नहीं सर। वहीं से बोलिए ना। वो रास्ता तो कभी था ही नहीं, रास्ता तो यही था। 100-150 वो रास्ता आज जब इनको ब्रेक कर दिया है ना, तो ये अपना रास्ता मतलब ढूंढने लगे हैं। तब अपना रास्ता, ये रास्ता कभी किसी से भी पूछिएगा कभी देखा ही नहीं। अच्छा, ये पीछे वाला जो रास्ता अभी बन रहा है वो कभी नहीं बना सर? कभी सवाल नहीं बना उसका। ये कौन सा पीपल बड़ का पेड़ है और क्या नाम? बरगद का पेड़ है, इधर वैसे है बरगद पेड़। तो इनका घर जा रहा है ना? हाँ। यहाँ का जो माहौल जो था सर तनावपूर्ण था, जैसा कि विपक्षी गण ने कहा। उसके बाद मैंने सर एक मिनट एसडीओ साहब को भी कॉल किया। हम उनको बोले कि सर ये हम लडगांव से बोल रहे हैं, अब से बोल रहे हैं सर, ऐसा लडगांव वाला जो मामला है उसमें सर वो लोग तो जो है सो कल सीओ साहब हमको ऐसा बताए, और वो बोले कि ठीक है तुम ऐसा करो कि एक आवेदन लिख करके और इस जमीन के नापी के लिए जो है सो तुम वहाँ जाके आवेदन जमा कर दो और पैसा जमा कर दो। मुखिया कौन है आपका? मेरे मुखिया मुकेश कुमार पासवान है। तो वो बोले कि वहाँ जाके आप जो है सो आवेदन जमा कर दीजिए। ये किस फंड से बन रहा है? मुखिया फंड से बन रहा है कि किस फंड से रोड बना है? ये मनरेगा के तहत आ रहा है। अच्छा, ये मुखिया के अंडर का आता है क्या? जी। अच्छा, तो इसमें एनओसी मिल रहा है मुखिया को? हाँ, एनओसी सर मिला है। वही एनओसी हमने मुखिया जी से भी रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमको दिखाइए एनओसी में क्या है। वो अगर आप हमको दिखा दीजिएगा, क्योंकि कल तो हमको जो एनओसी जो मिल रहा है वो आपके निजी जमीन से रास्ता जाने के लिए मिल रहा है या फिर क्या है उसमें, सो हमको बताइए। जी सर, उसमें जो है सो
खेसरा नंबर 687 और 688 खतियानी जमीन है जी। 687 688 का मेरे दादाजी के नाम से ही आज से 50 वर्ष पूर्व 1970 में ही शायद सर्वे हुआ था, जिसमें 2.5 कट्ठा का जो है सो मेरे दादाजी के नाम से आपको क्या कहते हैं उसका खतियोन बना हुआ है। वो खतियोन लगा के हम भी अपना हर जगह एप्लीकेशन दिए। सीओ साहब भी वही बोले कि आपका 11 डेसिमल छोड़कर उसके बाद जो है सो रास्ता बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, सामने जो रास्ता आप दिखा रहे हैं ये कौन सा रास्ता है? आपका ये भी निजी है कि सरकारी है? सर मेरा यहाँ से ये जो पिलर आप देख रहे हैं, थोड़ा इस पिलर को भी लीजिएगा सर। ये पिलर देख रहे हैं जो पिलर गाड़ा गया है वो मेरा सर केवाला वाला जमीन है जिसका पेपर मेरे पास है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर अभिषेक कुमार मिश्रा हुआ। कहाँ घर? और यहाँ सर ऐसा मतलब तनावपूर्ण, एक मिनट सर हम आपको ये बता दे रहे हैं। बाबा बताइए, बैठ के बताइए। रास्ता आज पूर्वजों का दिया हुआ रास्ता है जो जिस पर चल रहा है। अब वो 11 डिसमल उनको दीजिए, चाहता है जो दूसरा रोड बने निजी जमीन में, वो कैसे होगा सर? आप देख रहे हैं जो रास्ता चल रहा है, रास्ता है आज से नहीं 100-150 वर्ष पहले से रास्ता है, लेकिन अब नया रोड बनाने का प्रयास किया है जो कि निजी जमीन में पड़ता है। निजी जमीन में जो पड़ता है वो किधर से रास्ता पड़ता है? यही रास्ता जो बन रहा है वो निजी जमीन है सर। 4 नंबर उसमें है, सर्वे हुआ है और ये पता है जो घर सरकार है, आम जमीन है, फलना है चिलना है। जो रास्ता है तुम्हारा उसके लिए लड़ो ना। कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, मुद्दा पर आके न होगा काम। अब कहीं बना दो जो मर्जी हो बन, ये तो नहीं न हुआ। लड़ाई तो उस पर है। क्या नाम है बाबा आपका? लाल मिश्र। लाल मिश्र। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हरिने बाजार से तस्करी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जहां हरलाखी थाना की पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई के बल पर 25 लाख का तस्करी का कपड़ा जब्त किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है यह खबर। भारत नेपाल सीमा से सटे हरिने बाजार में उस समय हरकंप मच गया जब हरिने कैंप के एसएसबी जवानों व हरलाखी थाना की पुलिस अचानक एक कपड़ा व्यवसायी के गोदाम पर छापामारी करने दल बल के साथ पहुंच गई। दरअसल अहले सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हरिने बाजार के एक व्यवसायी के द्वारा भारी मात्रा में कपड़े को नेपाल के तस्करों के हाथों बेचने की तैयारी चल रही है और सभी कपड़े की बोरी को गुपचुप तरीके से नेपाल ले जाने की तैयारी हो रही है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष के निर्देश पर एसआई विनय शर्मा पुलिस टीम के साथ हरिने बाजार पहुंची और हरिने कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में एसएसबी के अन्य जवानों के साथ संयुक्त रूप से शिव शंकर साहा के गोदाम की छापेमारी की, जहां छापेमारी में 53 बोरी कपड़ा जब्त की गई है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही कपड़ा व्यवसायी समेत सभी तस्कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यदि पुलिस थोड़ा भी विलंब करती तो तस्करों का मंसूबा सफल हो जाता, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। जब तक कपड़ों की कीमत भारतीय बाजार के अनुसार 25 लाख रुपए आंकी गई है। कैंप इंचार्ज मिथिलेश कुमार ने बताया कि जब्त कपड़ों को कस्टम पेपरॉन के हवाले कर दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। यूं तो सूबे में आए दिन विभिन्न इलाकों से सरकारी अधिकारियों की अनियमितता व विभिन्न विभागों की लापरवाही सामने नजर आती है, लेकिन इस बीच खजौली प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कई वर्षों से लगातार खजौली के पश्चिमी कोसी नहर के कार्यपालक अभियंता का कार्यालय महज कागज पर चल रहा है। कई सालों से कार्यालय बंद पड़ा है, भवन जर्जर हो चुके हैं, झाड़ियां उगाई है। हालांकि इस ओर कार्यपालक अभियंता से लेकर विभागीय अधिकारी तक
संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पश्चिमी कोसी नहर कार्यपालक अभियंता कार्यालय खजौली धरातल के बजाय कागज पर चल रहा है, जिसके कारण खजौली में कोसी नहर के कार्यालय जर्जर अवस्था में है। कार्यालय भवन पर पेड़ व झाड़ी उगाए हैं। गौरतलब है कि खजौली के लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी कि खजौली में कोसी नहर कार्यपालक अभियंता का कार्यालय भी है। कुछ वर्षों तक इसका संचालन जयनगर प्रमंडल से होता रहा है। वर्ष 2014 में खजौली में कार्यालय संचालन का आदेश निर्गत किया गया, लेकिन अब तक एक भी अधिकारी व कर्मचारी खजौली कार्यालय नहीं आते हैं। इस संबंध में पश्चिमी कोसी नहर के जेई संजीव कुमार ने बताया कि यहां का कार्यालय भवन काफी जर्जर है। कार्यालय भवन संचालन की स्थिति में नहीं है। कार्यालय के सारे फर्नीचर और उपस्कर खराब हो गए हैं, चोरी हो गए हैं। कार्यालय संचालन योग्य नहीं है। वैसे वर्तमान में खजौली शाखा में अधिकारी समेत 25 कर्मचारी कार्यरत हैं। कई अधिकारी प्रभार में हैं जो जयनगर से कार्य संभाल रहे हैं। इसी भवन की सफाई कर कार्यालय का संचालन शुरू करने की बात कही। वैसे उन्होंने कहा कि भवन की सुदृढ़ीकरण व उपस्कर के लिए विभाग को एस्टीमेट तैयार कर भेजा गया है। शीघ्र ही सुचारू रूप से कार्यालय का संचालन शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के नेता दीपक कुमार सिंह ने कहा कि वर्षों पूर्व पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल खजौली कार्यालय को रातों रात कार्यालय में तालाबंदी करके खजौली से कार्यालय को उठाकर नालंदा जिला के बिहार शरीफ में शिफ्ट कर दिया गया था। उन्होंने कोसी नहर प्रमंडल खजौली कार्यालय के प्रभारी कार्यपालक अभियंता सहित सभी कर्मचारी को खजौली कार्यालय में नियमित रूप से बैठने की मांग की है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।